Hi guys, welcome or welcome back to my YouTube channel. My name is Sanskriti and this is the part 3 of my How to Write Perfect Answer series जिसमें आज हम बात करेंगे इंग्लिश की. So English में we have 4 parts: passage, unseen passage, grammar, creative writing and literature. So without any further ado, let's begin. So let us start with unseen passage. Now we have two passages. उसमें 3-4 टाइप के क्वेश्चन आते हैं. ओके, एक तो MCQ बेस्ड क्वेश्चन होंगे. तो MCQ में तो क्लियरली यू हैव टू राइट द ऑप्शन एंड द आंसर, दैट्स इट. बट अगर कोई कंप्लीट द सेंटेंस या फिर लाइक कोई फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चन है, तो उसमें तुम्हें क्वेश्चन में जो सेंटेंस जितना दिया हुआ है वो भी लिखना है और उसके आगे का आंसर भी लिखना है. ठीक है, डायरेक्ट आंसर पे जंप मत करना. जो आंसर लिखोगे उसे अंडरलाइन कर देना, बट क्वेश्चन में जो पार्ट दिया हुआ है उसका सेंटेंस का वो भी लिखना है. थर्ड टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो 1 मार्कर क्वेश्चन होते हैं. वह तो 1 मार्कर क्वेश्चन में एटलीस्ट 2 लाइन का आंसर तो लिखना ही लिखना है, 2 to 3 लाइन्स मैक्स. ठीक है, और जो 2 मार्क के क्वेश्चन होंगे उसमें 3 लाइन्स तो होनी ही चाहिए. 3 लाइन्स, 3 का 4 हो सकती हैं. डू नॉट क्रॉस द वर्ड लिमिट. ऑल्सो डू नॉट कॉपी द पैसेज. एकदम एग्जैक्ट पैसेज को उठा के नहीं लिख देना है. यू हैव टू प्ले विद द वर्ड्स, यू हैव टू यूज़ योर ओन लैंग्वेज, यू हैव टू इंटरचेंज द वर्ड्स एंड देन आंसर द क्वेश्चन. कभी भी पैसेज को डायरेक्टली उठा के अपने आंसर शीट में मत लिख देना. अगर 2 मार्क का क्वेश्चन है, टीचर तुम्हें एक ही नंबर देगा क्योंकि तुमने अपनी लैंग्वेज उसमें नहीं एडअप करी है. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम पैसेज को एज इट इज़ कॉपी ना करो. नाउ कम्स ग्रामर. सो नाउ ग्रामर में भी वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इज द फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन जिसमें तुम्हें डिटर्मिनर और मॉडल्स भरने होते हैं. तो उसमें मेक श्योर टू राइट द होल सेंटेंस और जो तुम्हारा आंसर है उसे तुम अंडरलाइन कर दो. सेकेंडली एरर एंड करेक्शन वाले क्वेश्चन, तो उसमें मेक श्योर टू मेक अ प्रॉपर बॉक्स एंड देन आंसर दोज क्वेश्चन. लाइक एरर एंड करेक्शन एंड देन एरर के नीचे एरर, करेक्शन के नीचे करेक्शन. थर्ड पॉइंट इज़ द रिपोर्टेड स्पीच वाले क्वेश्चन. तो रिपोर्टेड स्पीच में डायरेक्टली आंसर लिख देना. लाइक सेंटेंस लिखा होगा जिसे रिपोर्ट करना होगा, तो पूरा पूरा सेंटेंस लाइक ही टोल्ड मी एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ओके, नाउ कम्स द क्रिएटिव राइटिंग पार्ट इन विच वी हैव लेटर एंड एनालिटिकल पैराग्राफ. सो लेटर में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉलो द एग्जैक्ट फॉर्मैट. डू नॉट मैस अप द फॉर्मैट. ओके, फॉर्मैट की डायरेक्ट एक नंबर होती है. प्लीज़ फॉर्मेट के साथ मैसअप मत करना. फॉर्मेट बहुत ज़रूरी है. फ्रॉम सैल्यूटेशन टू बॉडी टू डेट टू एवरीथिंग, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम पूरा फॉर्मेट एज इट इज़ फॉलो करो. योर मेन बॉडी शुड बी इन 3 पार्ट्स. ठीक है, इंट्रो, द मेन concern, and then the conclusion of your letter. Second thing is, do not make mistakes. Like, of course you will make mistakes, but please try to make लेस मिस्टेक्स एज मच एज पॉसिबल. वाई? क्योंकि तुम गलतियाँ करोगे, फिर गलतियों को काटोगे एंड फिर वो पूरा लेटर इतना गंदा दिखता है. लाइक ये मैंने अपने आंसर शीट में किया था एंड आई स्टिल रिग्रेट दैट थिंग, क्योंकि इसी चक्कर में आई गेस मेरे काफ़ी नंबर कट गए. इंग्लिश में मेरा रिजल्ट और बेटर हो सकता था. पीपल विल किल मी फॉर दिस, बट I'm being very honest. I'm not satisfied with my English exam. That is why I am very concerned about you all. तो it is very important कि तुम पहले ही डिसाइड कर लो कि तुम्हें क्या लिखना है अपने लेटर में, क्या नहीं लिखना है. एंड स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत कम करना, क्योंकि फिर जब तुम स्पेलिंग मिस्टेक करोगे फिर काटा पीटी मचाओगे तो एक तो आंसर शीट गंदी दिखेगी, ऊपर से तुम जितना इफेक्टिव आंसर लिख सकते थे उतना नहीं लिख पाओगे. ठीक है, तो मेक लेस मिस्टेक्स एंड use the universal sentences like through the column of your esteemed newspaper. I hope that you will draw your attention towards this concern in your respected daily, or I hope that you will give space to this concern and all of that. You can use such universal lines in your letter to editor or whatever letter is coming. 3-4 लाइनें देख के चले जाना कि ये तो यूनिवर्सल लाइन है, ये कहीं पे भी चलेंगी, इनको हर जगह चला देना. ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट एनालिटिकल पैराग्राफ. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम एनालिटिकल पैराग्राफ में वर्ड लिमिट का ध्यान रखो. वर्ड लिमिट एक्सीड नहीं करनी है. सेकेंडली, यूज़ analytical paragraph appropriate words. For example, if you are describing a graph, so you can say skyrocketed rapidly, furthermore, in a nutshell. ये टाइप के इन सारे तरीके के वर्ड्स तुम्हें आराम से, जब भी तुम एनालिटिकल पैराग्राफ का कोई भी वीडियो देखोगे यूट्यूब पे, वो तुम्हें कुछ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स बता देंगे जो तुम्हें अपने पैराग्राफ में यूज़ करना है. सेकेंडली, इन सब वर्ड्स को जब यूज़ करोगे तो इन्हें अंडरलाइन भी करना. पैराग्राफ में अंडरलाइनिंग करना बहुत ज़रूरी है. तुम कहीं पर करो मत करो, एनालिटिकल पैराग्राफ में जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स तुमने लिखे हैं उसे ज़रूर अंडरलाइन करना. एनालिटिकल पैराग्राफ स्टार्ट करने से पहले बैठ के एक जगह पर रफ में जो पॉइंटर्स तुम अपने पैराग्राफ में लिखने वाले हो उसे एक जगह पहले ही नोट कर लेना. क्योंकि फिर अगर तुम बाद में सोचोगे ना, आधा पैराग्राफ लिख लिया, फिर तुम्हें रियलाइज़ होगा कि नहीं यार, इससे पहले तो ये वाला पॉइंट भी लिख सकते थे. तो पहले ही सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जॉट डाउन कर लो, उसके बाद उनको अरेंज कर लो कि इसके बाद ये लिखूंगा, इसके बाद ये लिखूंगी, इसके बाद ये करूँगी, इसके बाद ये. तो इट विल मेक योर आंसर इफेक्टिव
एज वेल एज इट विल सेव योर टाइम वाइल राइटिंग द एक्चुअल आंसर, क्योंकि फिर तुम लिख तो दोगे आंसर पर तुम उससे सेटिस्फाई नहीं होगे, फिर काट के दोबारा लिखोगे, तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा। इससे अच्छा पहले ही इतना टाइम लगा के ये सब चीज़ें कर लेना। सेकेंडली, अगेन डू नॉट मेक silly mistakes and do this cutting wala thing that is not, that does not look good. Okay, it does not, I repeat. Last and the most important point, do not add any personal opinion in your answer. Okay, everything should be factual, nothing should be personal. Okay, please, I repeat, nothing should be personal. Also, your analytical paragraph should be in a way that first you have to give the intro that this chart illustrates and all of that. Then you have to write the body, like the main thing that is there, that is there in the that is there in the data. And last you have to give the conclusion, okay, in a nutshell, in conclusion to, and all of that. This is how you will write your analytical paragraph in the word limit. Now let us talk about the most important section of the English exam, which is the literature part. So literature maybe we have like 2-3 types of question. First is the prose and poetry wala part. So let us start with that. 1 marker question है तो direct straight to the point answer लिखने हैं, फालतू की बकवास इसमें नहीं लिखनी है। जो क्वेश्चन में पूछा है एग्जैक्टली वही जवाब दो। अगर 1 मार्क का क्वेश्चन है 2 से 3 लाइन का आंसर दो। MCQ टाइप क्वेश्चन है तो डायरेक्ट ऑप्शन एंड आंसर लिख दो। मेक श्योर टू लर्न द नेम्स ऑफ द पोएट एंड द राइटर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिए जाते हैं, ये ज़रूर याद रखना। ऑल्सो रीड एवरी पोएम वेरी deeply, understand the meaning of each and every word that is given in the poem. It is very important. Okay, write the answer straight to the point. In poems as well as in stories, it is very important, straight to the point आंसर लिखने होते हैं। इसमें तुम्हें अगर इलस्ट्रेट इलेबोरेट करने का इतना ही शौक है तो तुम वो 3 मार्कर 6 मार्कर क्वेश्चन में करना, यहाँ पे नहीं करना है। नाउ कम्स द 3 मार्कर क्वेश्चन। 3 मार्कर क्वेश्चन में मैक्स टू मैक्स तुम्हें 6 to 7 लाइन्स लिखनी है। इसमें तुम थोड़ा सा इलेबोरेट कर सकते हो बट बहुत ज़्यादा भी नहीं करना है, इसमें भी स्ट्रेट टू द पॉइंट आंसर्स लिखने हैं, ठीक है। ऑल्सो मेक श्योर टू मेक लेस मिस्टेक्स ऑफ कोर्स एंड underline the keywords, use key phrases from your chapter, use key phrases from your like NCERT, okay, and NCERT based language में लिखने का आंसर ट्राई करो, तुम्हें फुल नंबर मिल जाएंगे, टीचर तुम्हारा लिटरली नंबर नहीं काटेगा। दे लुक फॉर द वर्ड्स दैट आर गिवन इन NCERT, okay, so एक तो use key phrases and then underline those key phrases. Now comes the 6 marker question which is very important and इसी में सबसे ज़्यादा लोगों के नंबर कटते हैं. So I am telling you your answer should be in 3 parts: intro, body and conclusion. Now intro में you can begin your answer with like in this chapter, in the chapter this by this author, or this in this poem this by this poet. इस तरीके से you can begin your answer. First give a little intro of your chapter or poem, then move to the answer कि question में exactly पूछा क्या है, उसके बाद you have to give a little conclusion. This should be your answer का format. Now if you have, अगर question में contrasting चीज़ों को compare करने के लिए बोला है, so firstly you will, for example अभी मैंने question देखा था tiger in the zoo and how to tell wild animals में comparison वाला question था। तो सबसे पहले तुम टाइगर इन द जू को लिखो उसके बारे में, देन हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स के बारे में लिखो, then in the third para you have to write the similarities and the contrasting points in both these poems. Okay, so this is how you will write the contrasting wale answers. And jo main like elaborate character sketch wale answers hai usme you basically have to write the intro, body and then conclusion. So this is how you will write your 6 markers answer. And a key point, a key pro tip basically, अगर तुम्हें आंसर राइटिंग नहीं आती है तो ChatGPT है, जेमिनाई है, मेटा AI है, इतने सारे AI बेस्ड ऐप्स हैं, तुम उस पर जाके उनको समझाओ, उसको बोलो कि आई एम इन क्लास 10th एंड आई वांट अ परफेक्ट आंसर फॉर माय बोर्ड एग्जाम्स विच शुड बी NCERT बेस्ड एंड दैट by writing that answer I can score good marks. तो वो तुम्हें प्रॉपर एक फॉर्मेट दे देगा, एक आइडियल आंसर लिख के देगा. You can take it as an inspiration and then write your answers. So this is how you can learn to frame answers. Like तुम किसी सब्जेक्ट में आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करो ना करो, प्लीज़ इंग्लिश में करके जाना. 3 घंटे का क्वेश्चन पेपर बैठ के सॉल्व करके जाना, क्योंकि इंग्लिश का पेपर जेन्युइनली बहुत लेंदी आता है, ठीक है. टाइम मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है इंग्लिश में. अगर तुमने सैम्पल पेपर बैठ के सॉल्व नहीं किया होगा तो तुम्हें क्वेश्चन लाइक बोर्ड एग्जाम के टाइम पे बहुत डिफिकल्टी होगी. तो मेक श्योर टू सॉल्व सैम्पल पेपर्स 3 घंटे की सिटिंग लगा के, प्लीज़, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करके जाना. सारे पोएट, सारे ऑथर्स, सारे कैरेक्टर्स, सबका नाम तुम्हें याद होना चाहिए. सारे कैरेक्टर्स के
कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पता होने चाहिए, सारी पोम्स की टोन पता होनी चाहिए, पोएटिक डिवाइसेस पता होने चाहिए. दीज आर द वेरी बेसिक थिंग्स जो तुम्हें आनी ही चाहिए. Okay, so this was all for this video. I hope that you like it. If you did, please like, share and subscribe to my YouTube channel. The next video will be about SST and that would be the last part of this series. इसके बाद मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें I will show you how to write the answers. Like अभी तो मैंने बताया है कि कैसे लिखने हैं. उस वीडियो में मैं प्रॉपर तुम्हें लिख के दिखाऊंगी कि this is how I used to write my answers. Okay, so please stay tuned for that. And if you have not subscribed to my channel, please do that and also share this video with your friends क्योंकि board exams काफ़ी पास है, नज़दीक है. We have to win this together. Okay, so take care. Bye bye. Love.